नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है कि क्या एआई का प्रभाव हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आज के जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, इन पर क्या हो रहा है। ये पहली जनरेशन है जिनके होते से ही उनका सबसे पहला जो इंटरफेस होता है ये एआई से हो रहा है। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कैसे बच्चों के लिए ये बड़े ही दुष्परिणामों के साथ में भी आ सकता है। साथ ही साथ इसके कई फायदे ही, लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी हैं, वो भी बताए गए हैं। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है ये अध्यादेशों के बारे में है। जैसे आपको पता है अनुच्छेद 123 में जो अध्यादेश होते हैं उन्हें प्रख्यापित करने की शक्ति होती है सरकार के पास में। प्रेसिडेंट द्वारा ये प्रख्यापित किए जा सकते हैं, उन्हीं बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो आज का हमारा तीसरा आर्टिकल है ये बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में कैसे किया जा सकता है, फार्मिंग में कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में है। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको लॉ सीखो के प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में बताना चाहूँगा। ये 100 रुपये की राशि में कोर्स आपको उपलब्ध है। तो अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या और किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। चलिए आज का एमसीक्यू जानते हैं। वह यह है कि विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है। ऑप्शन ए है 18 अप्रैल, ऑप्शन बी है 19 अप्रैल, ऑप्शन सी है 18 मार्च या ऑप्शन डी 19 मार्च। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि यहाँ पर ऑर्डिनेंसेस वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एन एन इमरजेंसी प्रोविजन। तो आपातकाल का प्रावधान माना जाता है अध्यादेश को, लेकिन इस प्रावधान का, इस आर्टिकल का, इस अनुच्छेद का कई बार उपयोग किया जाता है। तो इस पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी आपको करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। पहला आर्टिकल की जो हमारा पहला आर्टिकल है उसकी ओर बढ़ते हैं। वह है रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। एक ज़माना हुआ करता था कि जब हम बोलते थे कि रोबोट्स ह्यूमन जैसे बिहेव करेंगे। आज हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी छोटे उपकरण हैं। एलेक्सा की बात करें, गूगल असिस्टेंट की बात करें, सीरी की बात करें, तो ये आज एआई का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है और ये बताता है कि किस तरीके से हमारी आने वाली फ्यूचर एक टेक्नोलॉजीज हो सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कितना ज़्यादा ग्रो किया है। उसी को देखते हुए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये मनुष्यों पर कैसे प्रभाव डालेंगी, मनुष्य के व्यवहार में, उसकी धारणाओं पर ये बड़े ही विभिन्न रूप से प्रभाव डाल रही है और ये कई स्टडी से सामने आया है। उसी में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एआई जो है वो बच्चों पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो वर्चुअल प्लेग्राउंड्स आर यूज्ड एज हनी पॉट्स फॉर चाइल्ड प्रेडिटर्स। तो यहाँ पर बच्चों को लेकर एक वल्नरेबल ग्रुप माना जाता है बच्चों को। तो आज वर्चुअल प्लेग्राउंड्स, जो आज हम प्लेग्राउंड में तो जा नहीं सकते तो वर्चुअली ही वीडियो गेम खेलते हैं। अलग अलग गेम बन गए हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, इंटरनेट पे, हज़ारों में, करोड़ों में ये गेम्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि जो ऐसी आपराधिक मानसिकता के लोग रहते हैं वो इन वर्चुअल माध्यमों पर बच्चों से दोस्ती करते हैं और उनकी वल्नरेबिलिटी का उपयोग करते हैं उन्हें फंसाने के लिए, कोई जानकारी निकलवाने के लिए, उनके अपहरण के लिए या और किसी अपराध के लिए। तो यहाँ पर एआई सिस्टम्स लाइक ड्राइविंग, वीडियो गेम एंड सोशल नेटवर्क्स आर डिजाइन टू प्रमोट डिजिटल एडिक्शन। उसके अलावा वीडियो गेम और सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये एडिक्शन जो है, जो डिजिटल लत है, इसको बढ़ाए। तो बच्चा तो बहुत वल्नरेबल क्लास से आता है, इन्हें तो आराम से, बड़े ही आराम से फंसाया जा सकता है। उसके अलावा देयर परसेप्शन आर बीइंग अफेक्टेड बाय फेक न्यूज़, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, हाइप, ह्यूबिट्स, ऑनलाइन बुलिंग, हेट स्पीच एंड लाइक्स। तो यहाँ पर इनके जो परसेप्शन है, जो धारणा है, ये झूठी खबरों से, फेक न्यूज़ से,
अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से, उसके अलावा ऑनलाइन बुलिंग, पहले तो हम ऑफलाइन बुलिंग से कैसे बच्चों पर प्रभाव पड़ता था, अब ऑनलाइन बुलिंग्स भी देखने को मिलती है, हेट स्पीच है, लाइक्स है, ऐसी बहुत सी तमाम चीज़ें हैं। इन सब का बच्चों की धारणाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके अलावा जनरेशन AI चाइल्ड सच एस प्री प्रोग्राम टॉयज लिसन एंड ऑब्जर्व चिल्ड्रन, तो यहाँ पर कुछ प्री प्रोग्राम टॉयज भी आए हैं। अब ये बच्चों के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, इनका उद्देश्य होता है कि अपना प्रोडक्ट सेल करें। लेकिन आज डेटा जो है ऑयल के जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये यहाँ पर जो बच्चा अभी अभी इस वर्ल्ड में आया उसके सारे बिहेवियर्स को, उसके बिहेवियर पैटर्न्स को नोट करते हैं और उसी तरीके से ये टॉयज जो है उनको रेगुलेट किया जाता है। तो ये भी अपने आप में निजता को काफ़ी एक हानि पहुंचाता हुआ एस्पेक्ट बताया गया है। उसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो इट वाज एम्प्लीफाई द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम एंड इंट्रोड्यूस न्यू चैलेंजेस, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से एजुकेशन में थोड़ी आसानी हुई है, लेकिन कुछ नई समस्या भी, कुछ नई चुनौतियाँ भी हमें देखने को मिली है। जैसे डिजिटल डिवाइड, कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास में है, कुछ लोगों के पास में नहीं है इंटरनेट की सुविधा, तो यहाँ पर जो एक फासला रहता है, डिजिटल डिवाइड, एक डिवाइड जो रहता है हमारे समाज में, वो और भी बड़ा है। राइट प्रोटेक्शंस की अगर हम बात करें कि कैसे अधिकारों को बचाया जा सकता है, इनका बचाव कैसे किया जा सकता है, तो उसमें बैलेंसिंग ऑफ गुड AI एंड देयर यूनिक वल्नरेबिलिटीज, तो यहाँ पर गुड AI जो है उसको हमें बैलेंस करना है, उसे हमें प्रमोट करना है, और यहाँ पर जिस चीज़ों से हानि होती है इनको कम से कम हमें करना है। उसके अलावा प्रमोट इंटरनेट एक्सेस टू चिल्ड्रन बिफोर AI डीपन्स द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज एंड डिस्पैरिटीज, तो जैसे बताया डिजिटल डिवाइड बढ़ना नहीं चाहिए, यहाँ पर सबको समान रूप से इसका एक्सेस मिलने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा जो है सब तक आराम से पहुंच सके। उसके अलावा यहाँ पर एक एक्शन प्लान की आवश्यकता है, आप लीगल और टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट ग्रेटर अवेयरनेस अमंग ऑल स्टेक होल्डर, तो यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है, बच्चे हो गए, उनके माता पिता हो गए, उनको आपको इस बारे में जागरूक करना है। उसके अलावा यहाँ पर रेटिंग सिस्टम ला सकते हैं, सर्टिफिकेशन सिस्टम ला सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद देगा। जैसे पेरेंटल कंट्रोल का कुछ सिस्टम हमें कुछ ऐप्स में देखने को मिलता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स में देखने को मिलता है, ऐसी ही चीज़ें इंट्रोड्यूस और डेवलप वे में करी जा सकती है। उसके अलावा अनेबल साउंड चॉइसेस ऑन सेफ AI एप्स, तो यहाँ पर साउंड की चॉइसेस क्या रहेगी उसके बारे में भी हम कदम उठा सकते हैं। उसके अलावा एनॉनिमस अकाउंट जो रहते हैं, फेक अकाउंट जो रहते हैं, उनको बैन किया जा सकता है, जिससे क्राइम को अक्सर किया जाता है। उसके अलावा इन्फोर्स सर्टन इथिकल प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयरनेस, तो यहाँ पर भेदभाव ना बढ़े उसको देखते हुए कुछ प्रिंसिपल लाए जा सकते हैं। तो इंडिया की अगर बात करें, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन जो 2013 में आई थी, इसे डिजिटल स्पेस के लिए भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इस आर्टिकल में के अंत में दिया गया है। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। अध्यादेश को प्रख्यापित करने की जो शक्ति होती है हमारी सरकारों के बारे में, उस पर बात करता है। तो हाल ही में यहाँ पर जो अध्यादेश था जिसने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज जो कानून था, इस बिल को अध्यादेश के और तौर पे लाया गया था। तो इस अध्यादेश को पुनः लागू किया गया है, फिर से प्रख्यापित किया गया है। तो इसी से ये सवाल, ये डिबेट, ये वाद विवाद फिर से उठ गया है कि क्या ऑर्डिनेंसेस हमको हमारी कंट्री में लाने चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनेंसेस तब लाए जाते हैं जब हमारे जो पार्लियामेंट है वो अपने सेशन में नहीं रहती है, वो अपने सत्र में नहीं रहती है। तो अर्जेंसी को देखते हुए सरकार इसे अध्यादेश के रास्ते इसे कोई भी बिल को कानून बना सकती है एक लिमिटेड पीरियड के लिए। अब देखा यह गया है कि वो लिमिटेड पीरियड खत्म होने के बाद में सरकार इसे वापस बार बार इसे लागू करती रहती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ऑर्डिनेंसेस की बात करें कि इसकी संवैधानिकता क्या है अध्यादेशों की, तो यहाँ पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल
बेंच ने ये कहा था कि promulgation of ordinances is a fraud on constitution and subversion of democratic legislative process। ये धोखा है, आप पुनः अध्यादेश लागू करके हमारे संविधान पर एक धोखा करते हैं। उसके अलावा इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ द अबाउ जजमेंट, इस जजमेंट का कई बार वायलेशन देखने को मिला है। इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस 2018 जो है इसे वापस यहाँ पर इसको वापस प्रोमुलेशन इसका देखने को मिला है, पुनः इसका प्रख्यापित इसे किया गया है, पुनः लागू किया गया है। जनवरी 2019 में आया था, उसके 2019 में ये आया था, उसके बावजूद इसको वापस जब हम एक ही हाउस से पास हुआ उसके वापस इसको यहाँ पर लागू किया गया, पुनः लागू इसे किया गया अध्यादेश के फॉर्म में। कुछ रिलेवेंट डेटा है, जैसे अगर हम 1950s में देखें तो जो सेंट्रल ऑर्डिनेंसेस थे, केंद्र सरकार के जो अध्यादेश थे, ये 7.1 पर ईयर हमें देखने को मिलते थे। वही 1990s के दौर में ये एवरेज 91.6 पर ईयर हो गया। 2010 के दौर देखिए तो यहाँ पे 7.9 पर ईयर देखने को मिला है। अब इसका पुनः स्पाइक देखने को मिला है पिछले 2 वर्षों में, 2019 में 16 तथा 2020 में 15 क्रमशः यहाँ पर अध्यादेश देखने को मिले हैं। 2021 में अभी तक 4 अध्यादेश आ चुके हैं। तो यहाँ पे अध्यादेश का उद्देश्य ये होता है कि अगर आपका लेजिस्लेचर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो हम इसे लेकर आ सकते हैं, और इसे 6 सप्ताह होने के बाद में इसे लेजिस्लेचर के सामने जब भी मीटिंग होती है तो रखना होता है। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि संसद का सत्र चालू हो गया लेकिन फिर भी इसे रखा नहीं जाता और यहाँ पर इसको पुनः प्रख्यापित, पुनः लागू किया जाता है। उसका जो पीरियड है उसे एक्सटेंड किया जाता है सरकार के द्वारा। अब सरकार जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, इनका काम होता है देश को चलाना, जो कानून है उन्हें लागू करना, कानून बनाना नहीं। कानून बनाने का काम होता है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का, विधायिका का। जब विधायिका का ये काम, जब विधायिका सत्र में नहीं रहती है तो ये काम अध्यादेश के रूप में सरकार एक लिमिटेड पीरियड के लिए ला सकती है, कर सकती है। लेकिन जब इसको बार बार लागू किया जाए, इसका पीरियड बार बार एक्सटेंड किया जाए तो ये अपने आप में गलत होता है। अनुच्छेद 123 महत्वपूर्ण है, जहां पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो कैसे समाचार में आया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये चमत्कार है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी जो दिन पर दिन बढ़ रही है, उसी को देखते हुए वैक्सीनेशन जो है वो इतनी जल्दी आ पाई। जीन एडिटिंग की बात करें है तो इसने अलग अलग आयाम शुरू करे हैं, जिससे जो वंशानुगत बीमारियां रहती है उससे भी निजात पाया जा सकता है। अब बात आती है कि हमारी कृषि में इनकी कैसी भूमिका है। तो भारत में देखें तो जीएम क्रॉप्स देखने को मिलती है, जिसमें बीटी कॉटन की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो 2003 में जीएम क्रॉप्स जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसको कपास की खेती में इंट्रोड्यूस किया गया। तो 2003 से के बाद में अगर हम देखें तो डबल्ड प्रोडक्टिविटी की, इसने अगले 6 वर्षों में प्रोडक्टिविटी डबल कर दी। इंडिया का शेयर जो हुआ करता था वैश्विक रूप में कॉटन के प्रोडक्शन में, ये 2002 में 12% था। वही 2014 में अगर देखें तो ये 25% वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करने लग गया। उसके अलावा बीटी ब्रिंजल की बात करें तो यहाँ पर रिकमेंडेड फॉर कमर्शियल यूज इन 2009 की, यहाँ पर जो व्यापार जो वाणिज्यिक इस्तेमाल रहता है उसके लिए बीटी ब्रिंजल का उपयोग करने को सहमति दी गई, बट स्टिल अंडर मॉरेटोरियम। तो ये अभी तक मॉरेटोरियम में है। तो यहाँ पर विथ इट्स यूज द रिटर्न ऑफ बांग्लादेश फार्मर्स, तो बांग्लादेश में इसे पूर्ण खुली अनुमति दी हुई है। वहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो प्रोडक्शन है ये 6 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड होती है उसका इस्तेमाल 61% तक घट गया है। उसके अलावा जीएम मस्टर्ड की बात करें तो भारत में बड़े ही अच्छी इसने सफलता दिखाई है। तो इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल सीड वर्थ $10 बिलियन एनुअली, तो हर वर्ष $10 बिलियन जो है इसका ऑयल सीड्स जो होता है मस्टर्ड का, राई का, वो हम यहाँ पर इंपोर्ट्स करते हैं दूसरे देशों को। तो इंपोर्ट 65% ऑफ एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट। तो मस्टर्ड, ब्रिंजल और कॉटन का, कपास, बैगन और
राई का बताया गया है कि कैसे जीएम क्रॉप्स में एक बहुत बड़ी यहाँ पे क्रांति लाई है। उसके अलावा अगर हम आगे का रास्ता देखें, वे फॉरवर्ड देखें, तो 100 अलग अलग जो नोबेल लॉरेंट्स है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने वकालत करी है जीएम क्रॉप्स की। अगर बात करें भारत के कंटेक्स्ट में, तो हाई टाइम दैट इंडियन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म इनटू परसिप्शन एग्रीकल्चर यूजिंग मॉडर्न टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर हमारी कृषि को आगे बढ़ाना है तो ये हाई टाइम है कि हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव पड़ेगा जो हमारे कृषक होते हैं उनकी आय बढ़ेंगी, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ सकती है, जितना भी उत्पादन होता है वो बढ़ेगा, उसके साथ में जो पेस्टिसाइड है इसका इस्तेमाल भी कम होगा। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 4 टाइप के देखने को मिलते हैं, जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी जो कि मेडिकल के संबंध में है, वाइट बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज के संबंध में है, ग्रीन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की बात करती है जिसकी हमने इस आर्टिकल में चर्चा करी, और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मरीन बायोटेक्नोलॉजी है जो कि एक्वाटिक एप्लीकेशंस पे बात करती है। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की ओर बढ़ते हैं, जल्द से जान लेते हैं कि क्या न्यूज़ महत्वपूर्ण है। तो नासा का हेलीकॉप्टर मार्स पे उतरा है, अपने आप का ये पहला हेलीकॉप्टर्स है। तो यहाँ पर रेड प्लेनेट पे उतरने वाला लाल ग्रह कहा जाता है मार्स को। तो एज पर यूएस स्पेस एजेंसी, यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उनके अकॉर्डिंग द मिनिएचर रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी परफॉर्म द सक्सेसफुल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑन मार्स अर्ली टुडे। तो आज के दिन एकदम सुबह सुबह इस हेलीकॉप्टर ने, इस मिनिएचर हेलीकॉप्टर ने अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग करी है लाल ग्रह मार्स पर। दूसरी खबर बड़ी ही महत्वपूर्ण है, कोविड-19 के संबंध में है कि 1 मई से अब लगभग सारे लोगों को मिलेंगी कोविड-19 की वैक्सीन। अभी तक जो 45 वर्ष के ज़्यादा आयु के लोग हैं केवल उन्हें ही मिल रही थी, लेकिन अगर अब हम देखें तो 1 मई से सरकार ने कहा है जिनकी भी आयु 18 या उससे ज़्यादा है उन सबको वैक्सीनेशन दी जाएंगी। तो ये जो निर्णय है ये प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। चलिए, तो आज का हमारा जो समाचार विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह जागरूक रहिए। Thank you. Stay tuned to Lossy.